नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खतरनाक होने वाली है। कहानी को अंत तक जरूर सुनें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच जाएंगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी पंजाब के एक छोटे से गांव के रहने वाले एक शख्स की है जिनका नाम गुरप्रीत है। गुरप्रीत पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। दोस्तों, मेरा नाम गुरप्रीत है और मैं पंजाब में मौजूद एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं वह उस वक्त की है जब मैं ट्रक ड्राइविंग का काम किया करता था। दरअसल आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं वह आज से लगभग 12 साल पहले की है, जिसके बारे में आज मैं आप लोगों के सामने यह कहानी लेकर आया हूं। दरअसल अब तक मुझे ट्रक ड्राइविंग का काम करते हुए लगभग 10 से 200 साल का समय हो चुका था। उस वक्त मैंने अपना ट्रक एक फैक्ट्री में लगा रखा था जहां पर छोटे छोटे तार बनते थे और उन्हीं तारों को मुझे सप्लाई के रूप में अलग अलग जगहों पर पहुंचाना पड़ता था। एक दिन अचानक से ही हिमाचल की एक फैक्ट्री में तारों की भारी कमी आ जाती है, जिसके चलते वहां से एक बहुत बड़ा ऑर्डर आता है और उस ऑर्डर को मुझे मेरे ट्रक में लोड करके पहुंचाना था। वह जनवरी का महीना था और सर्द भरी रातें थीं। उस रात में अपने खलासी के साथ अपना ट्रक लेकर रात के लगभग 9 बजे के वक्त हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो चुका था और यह मेरी सबसे लंबी यात्रा होने वाली थी। मुझे पता था कि मुझे वापस लौटते लौटते 7-8 दिन का वक्त लग जाएगा। इसी वजह से मैंने और मेरे खलासी ने अपने ट्रक में हमारी जो ज़रूरत का सामान था वह सारा सामान रख लिया था। यानी कि हम लोग हमारा जो खाना था वह ट्रक में ही बनाकर खाते थे। इसी वजह से हम लोगों ने लगभग 8 दिन का राशन का सामान अपने ट्रक में रख लिया था और उस रात हम लोग अपनी फैक्ट्री से निकल चुके थे। फैक्ट्री से निकलने से पहले मैंने मेरी फैक्ट्री में जो दूसरे ट्रक ड्राइवर थे उन लोगों से हिमाचल के बारे में कई कहानियां सुनी और उन्हीं कहानियों में से एक कहानी ऐसी भी थी जिसको सुनने के बाद मुझे थोड़ा डर का एहसास होता है, लेकिन मुझे उस कहानी पर विश्वास नहीं होता। दरअसल मेरे साथ जो बाकी के ट्रक ड्राइवर थे उन्होंने मुझे बताया कि अगर हिमाचल जा रहे हो तो वहां पर थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि वहां की घुमावदार सड़कों पर जगह जगह पर रात के वक्त कई छल्ला घूमते हैं और वह छल्ला वे इतने खतरनाक होते हैं कि वह किसी भी इंसान को अपने जाल में फंसाने में बड़े ही माहिर होते हैं और फिर उसके बाद उसके साथ कुछ ऐसा करते हैं कि उस इंसान की लाश भी नहीं मिल पाती है। जब उन लोगों ने मुझसे वह बात कही तो पहले तो मैं हिमाचल जाने के लिए मना करने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक बार चलकर देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मेरी यही सोच कि जो होगा देखा जाएगा आज मुझे हमेशा हमेशा के लिए ट्रक ड्राइविंग के काम को छोड़कर घर पर बैठने के लिए मजबूर कर रही है। दरअसल रतलाम से निकलकर हिमाचल के बॉर्डर तक पहुंचने तक तो हमारे साथ कोई भी डरावना हादसा नहीं होता है, लेकिन हिमाचल में एंट्री लेने के बाद भी हम लोगों को लगभग 200 किलोमीटर का सफर तय करना था और वह पूरा का पूरा 200 किलोमीटर का सफर पहाड़ी नुमा घुमावदार रास्तों से भरा हुआ था और वह रास्ता पूरा जंगल से होकर गुजरता था। अगर आप में से भी कोई हिमाचल घूमने के लिए गया है या फिर कोई हिमाचल से यह कहानी सुन रहा है तो वह यह बात अच्छी तरीके से जानते होंगे कि हिमाचल की सड़कों पर लगभग जंगल ही होता है। यानी कि वहां की सड़क पहाड़ों पर बनी हुई होती है और पहाड़ियों की तलहटी में बनी हुई उन सड़क के दोनों तरफ लगभग जंगल ही होता है। और उस रात हम लोग भी उस पहाड़ी की तलहटी में बने हुए उस हाईवे से गुजर रहे थे। उस वक्त तक रात के लगभग 1 बज चुके थे और इतनी गहरी रात में सर्दियों के वक्त चारों तरफ काफी ज्यादा कोहरा हो चुका था। धुंध पूरी तरीके से अपना असर दिखा रही थी, जिसके चलते मुझे आगे रास्ते पर कुछ भी ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था। मैं लगातार अपने ट्रक का वाइपर चालू करके धीरे धीरे ट्रक को आगे के रास्ते की तरफ लेकर जा रहा था। उस वक्त मेरे बगल में ही मेरा जो खलासी था वह बैठा हुआ था और हम लोग आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। अभी हम लोग आपस में बातें करते हुए जा ही रहे थे कि अचानक से ही मेरा जो खलासी था वह मुझसे बोलता है कि उस्ताद, वहां सड़क के बगल में देखो, क्या आपको भी वही दिखाई दे रहा है जो मुझे दिखाई दे रहा है। उसके ऐसा कहते ही जिस तरफ उसने अपने हाथ की उंगली से इशारा किया था मैं उस तरफ अपनी नजरों को घुमाकर देखता हूं और जैसे ही मैं उस तरफ अपनी नजरों को घुमाकर देखता हूं तो मेरी हालत खराब हो जाती है और मैं डर के मारे थर थर कांपने लगता हूं, क्योंकि उस वक्त कुछ उसी तरह का मंजर हम लोगों के सामने था जिस तरह की घटनाओं के बारे में फैक्ट्री से निकलने से पहले हमारे साथ वाले जो ट्रक ड्राइवर थे उन्होंने हमें बताया था। अब ठीक उसी तरह की कोई चीज हम लोगों को हमारी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी और उस चीज को देखते ही मेरे साथ साथ मेरा जो खलासी था वह भी डर के मारे थर थर कांपने लगा था।
उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है कि उस्ताद, जितना जल्दी हो सके ट्रक को यहां से निकालो, और गलती से भी ट्रक को इस जगह पर रोकने की गलती मत करना। मेरे खलासी के ये बात कहते ही मैं पहले तो मेरी ट्रक का एक गियर डाउन करता हूँ और फिर ट्रक को फुल स्पीड में चलाते हुए वापस गियर डालकर उस जगह से निकालने की कोशिश करता हूँ। लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को भी यह बताना जरूरी है कि आखिर हम लोगों ने वहां पर ऐसा क्या देखा था जिसकी वजह से हम दोनों ही इतना ज्यादा डर गए थे। तो आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही मुझे मेरे खलासी ने यह कहा कि उस्ताद उस तरफ देखिए, और जब मैंने उस तरफ देखा जिस तरफ उसने मुझे देखने के लिए कहा था, तो मुझे दिखाई देता है कि रात के उस घने कोहरे से ढकी हुई सड़क पर, सड़क के किनारे कुछ चीज चलती हुई हमारी तरफ आ रही है। जब मैंने एक बार ट्रक का वाइपर चालू करके शीशे को साफ करने के बाद गौर से उस तरफ देखा, तो मुझे दिखाई देता है कि सड़क के सामने की तरफ से किनारे पर चलते हुए एक जानवर की तरह दिखने वाली सफेद सफेद आकृति हम लोगों की तरफ आ रही है। जब मैंने और भी ज्यादा गौर से देखा तो मुझे दिखाई देता है कि वह कोई जानवर नहीं है, बल्कि वह एक औरत है जिसके सिर के लंबे लंबे बाल हैं और उसने अपने पूरे शरीर पर एक सफेद रंग का कपड़ा पहना रखा है। दिखने में वह किसी नाइटी की तरह लग रहा था, यानी कि उसने अपने सिर से लेकर पैरों तक सिर्फ एक बिल्कुल सफेद कपड़ा पहन रखा था। पर वह किसी इंसान की तरह चलकर हमारी तरफ नहीं आ रही थी, बल्कि वह उस सड़क पर किसी मकड़ी की तरह अपने दोनों हाथों और पैरों पर चलते हुए अजीब तरीके से अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ करके आ रही थी। और उस वक्त उसके जो सिर के बाल थे वह पूरी तरीके से खुले हुए थे। लेकिन हमें डर इस बात का ज्यादा लगा कि सिर्फ उसके शरीर पर ही वह सफेद कपड़ा नहीं था, बल्कि उसका चेहरा भी किसी सफेद चादर की तरह पूरा का पूरा सफेद हो रखा था, और उस सफेद चेहरे पर बीच बीच में कुछ धारियां बनी हुई थी, यानी कि कुछ लाइनें दिखाई दे रही थी जो कि पूरी तरीके से किसी लाल खून की तरह थी। इसके साथ ही उसकी आंखें पूरी तरीके से किसी अंडे की तरह सफेद थी, यानी कि किसी नॉर्मल इंसान की तरह उसकी आंखें नहीं थीं। इतना सब उस अंधेरी रात में देखने के बाद मेरी जगह अगर और भी कोई इंसान होता तो वह भी डर के मारे बुरी तरीके से कांप जाता, क्योंकि वह सड़क पूरी तरीके से सुनसान थी। जिस तरफ से हम लोग आ रहे थे उस तरफ लगभग 50 किलोमीटर पहले कोई आबादी वाला एरिया था, और जिस वक्त हम उस जगह पर मौजूद थे उस जगह को देखकर हम लोगों को यह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि आगे लगभग 20 से 25 किलोमीटर तक कोई भी रिहायशी इलाका आने वाला है। तो फिर ऐसी जगह पर, और वह भी रात के 1 बजे के वक्त, इतनी सर्दियों और ठंड से भरी हुई रात में वो औरत वहां पर क्या कर रही थी, ये हम लोगों के लिए काफी ज्यादा डरावना था। और सिर्फ उस औरत का वहां पर होना ही हमारे लिए डरावना नहीं था, बल्कि वह जिस तरीके से उस सड़क पर चल रही थी सबसे ज्यादा, तो वह हम लोगों के लिए डरावना था। क्योंकि कोई भी इंसान इस तरीके से क्यों चलेगा ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब धीरे धीरे हम लोगों का ट्रक उसके पास से गुजरता है और वह हम लोगों के काफी करीब आती है, तो ठीक तरीके से ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में मुझे उसका हुलिया दिखाई देता है। और उसका हुलिया देखते ही मैं समझ जाता हूं कि यह कोई जिंदा इंसान नहीं है, बल्कि कोई राह चलती हुई भटकती आत्मा है जिसका आज हम लोगों से सामना हो गया है। क्योंकि उसका पूरा हुलिया बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका चेहरा पूरी तरीके से सड़ चुका हो, और सड़ने के बाद में उसके चेहरे पर एक सफेद रंग की फफूंद आ गई हो, जो कि दूर से हमें किसी सफेद पाउडर की तरह दिख रही थी। लेकिन साथ ही उसके सिर के वह खुले हुए बाल उस वक्त उसके हुलिया को और भी ज्यादा डरावना बना रहे थे। उस चीज को देखने के बाद हम लोगों को उस वक्त यह तो अंदाजा नहीं हुआ था कि आखिर वह क्या चीज है। कोई छलावा है, कोई प्रेत है, कोई चुड़ैल है, कोई डायन है, या फिर कुछ और है। इस चीज का हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। लेकिन हम लोगों को इतना अंदाजा था कि यह हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और इससे जितना बचकर और टलक निकला जाए उतना ही हम लोगों के लिए बेहतर रहेगा। इसी वजह से हम लोग उस वक्त हमारे ट्रक को काफी तेज स्पीड में चलाते हुए वहां से निकल जाते हैं। उस जगह से निकलते ही मेरे बगल में जो मेरा खलासी बैठा हुआ था वह जोर से एक राहत की सांस लेता है और मुझसे कहता है कि उस्ताद, आज तो बच गए, वरना आज हम लोगों की उस जगह पर मौत पक्की थी। उसकी यह बात सुनकर मैं भी हामी भरता हूं। लेकिन उस वक्त हम दोनों को ही इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत से हमारा पाला नहीं छूटा है, बल्कि मौत तो हम लोगों का पीछा करते हुए हमारे पीछे ही आ रही है। यानी कि अब आगे चलकर हम लोगों के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में हम लोगों ने उस वक्त बिल्कुल कल्पना नहीं की थी। और हम लोगों को तो ये लग रहा था कि हम एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचकर निकल कर आ गए हैं। ले
लेकिन हम लोगों को यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि मुसीबत खुद चलकर हमारे पीछे पीछे आ रही है। अब यह बात सुनते ही आप लोगों में से आधे से ज़्यादा लोग तो समझ गए होंगे कि उस वक्त कुछ ना कुछ हमारे ट्रक के पीछे ऐसा लटका हुआ था, जिसकी वजह से मैं आप लोगों से यह बात कह रहा हूँ कि मुसीबत हमारे पीछे लटक कर आ रही थी। दरअसल अभी हम लोगों को उस जगह से निकले हुए लगभग 5 से 10 मिनट ही हुआ था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग उस जगह से निकलते जा रहे थे वैसे वैसे ही मैंने एक चीज़ नोटिस की कि उस जगह से निकलने के बाद में सड़क पर जो सर्दियों का कोहरा था, यानी कि जो धुंध थी, वह काफ़ी ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। बार बार ट्रक का वाइपर चलाने के बावजूद भी हम लोगों को सड़क पर कुछ ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था। अभी यह एक मुसीबत हम लोगों के सामने थी ही कि तभी अचानक से ही ट्रक चलते चलते काफ़ी ज़्यादा लोड लेने लगा था, यानी कि उस जगह से निकलने के कुछ ही देर बाद में ट्रक चलते वक्त काफ़ी ज़्यादा पावर खींचने लगा था और मुझे एक गियर डाउन करके ज़रूरत से ज़्यादा एक्सीलेटर देकर ही ट्रक को चलाना पड़ रहा था। मैं खिड़की से अपने हाथ को बाहर निकालकर साइड वाला जो शीशा लगा हुआ था उसके ऊपर से मैं जो धुंध लगी हुई थी उसको साफ करता हूँ, और शीशे के ऊपर से धुंध साफ करने के बाद में मुझे पीछे का कुछ थोड़ा बहुत दिखाई देता है। जैसे ही मैं उस शीशे पर अपनी नज़रों को डालता हूँ तो मुझे पीछे जो कुछ भी दिखाई देता है उसको देखकर मेरी हालत खराब हो गई थी और मैं अपने खलासी से कहता हूँ कि मुसीबत टली नहीं है, बल्कि मुसीबत तो हमारे पीछे ही लटकी हुई है। और शायद फैक्ट्री में जो बातें ड्राइवर लोग कह रहे थे वह सही ही कह रहे थे, क्योंकि अब हमारे साथ आगे चलकर कुछ बहुत ही ज्यादा डरावना होने वाला है। जैसे ही मैंने मेरे खलासी से यह बात कही तो उसका डर के मारे बुरा हाल हो गया और वह मेरे से बार बार पूछने लगा कि उस्ताद क्या हुआ, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त जो कुछ भी मैंने शीशे में पीछे की तरफ देखा था उसको मेरे खलासी को बताने की भी हिम्मत नहीं होती है और मैं डर के मारे अपने गले का थूक अपने गले में ही निगल लगता हूँ। लेकिन उस वक्त जब मेरा खलासी मेरे माथे पर आते हुए पसीने को देखता है तो वह बार बार रोना सा मुंह बनाकर मुझसे पूछने लगता है कि उस्ताद क्या हुआ, आप मुझे बताएंगे भी कि आखिर बात क्या है। दरअसल उस वक्त जब मैंने शीशे के ऊपर लगी हुई धुंध को अपने एक हाथ से साफ किया तो चलते हुए ट्रक में मुझे उस शीशे में दिखाई देता है कि जो डरावनी चीज अभी कुछ देर पहले हम लोगों को ट्रक के सामने से किसी मकड़ी की तरह चलती हुई दिखाई दी थी, अब वह औरत हम लोगों के ट्रक के पीछे लटकी हुई थी और वह लगातार पीछे की तरफ लटके लटके हमारे ट्रक के साइड में जो मिरर लगा हुआ था, यानी कि जो शीशा लगा हुआ था, उसकी तरफ देख रही थी। और जब मैंने उस शीशे के ऊपर से अपने हाथ से उस धुंध को साफ किया और उस शीशे में देखा तो मुझे उस शीशे में उस औरत का वह हुलिया पूरी तरीके से साफ साफ दिखाई देता है। उस वक्त वह उन्हीं सफेद से कपड़ों में हमारे ट्रक के पीछे लटकी हुई थी, लेकिन उस वक्त उसकी वह डरावनी आंखें और उसका वह चेहरा देखकर मैं बहुत ही ज्यादा घबरा जाता हूँ। और फिर कुछ ही देर बाद में हमारा ट्रक काफी ज्यादा पावर लेते लेते अचानक से ही एक जगह पर जाकर रुक जाता है और जैसे ही ट्रक रुकता है तो मेरे दिल की धड़कन काफी तेज रफ्तार से धड़कने लगती है, क्योंकि मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि यह सब कुछ वो जो पीछे की तरफ है जो लटकी हुई हैं उसी की वजह से हुआ है। लेकिन मेरे में और मेरे खलासी में उस वक्त इतनी भी हिम्मत नहीं होती है कि हम लोग ट्रक से नीचे उतर कर देख सके कि पीछे की तरफ सच में वही चीज़ है या फिर ट्रक में कुछ और खराबी हुई है। लेकिन जब मैं फिर से उस शीशे की तरफ देखता हूँ तो मुझे पीछे की तरफ अब कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जब मुझे पीछे की तरफ कुछ भी दिखाई नहीं देता है तो मैं सोचता हूँ कि शायद वह सब मेरे मन का वहम था और ट्रक में वास्तव में ही कुछ और ही खराबी हो गई है। इसी वजह से मैंने सोचा कि अगर मैं इतना ज़्यादा डरूं तो मेरे साथ जो खलासी है वह तो सच में बहुत ज़्यादा डरेगा। इसी वजह से मैं उसको थोड़ा हिम्मत देते हुए कहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों को नीचे उतर कर देखना चाहिए, क्योंकि रात के वक्त इस सुनसान सड़क पर इस तरीके से रुके रहना ठीक नहीं है। इसी वजह से हम लोग ट्रक से नीचे उतरते हैं। लेकिन ट्रक से नीचे उतरने से पहले मैंने अपने हाथ में हमारे ट्रक में जो हमारी सुरक्षा के लिए लोहे की रोड रखी हुई थी, मैं उस रोड को ले लेता हूँ और मेरा जो खलासी था उसको जो हमारी टॉर्च थी उसको उस खलासी को दे देता हूँ। अब टॉर्च की रोशनी में हम दोनों ट्रक से नीचे उतरते हैं। लेकिन जैसे ही हम दोनों ट्रक से नीचे उतरकर ट्रक के पीछे की तरफ आते हैं तो अचानक से ही वह औरत अब हम लोगों को बिल्कुल किसी इंसान की तरह सीधा हमारे ट्रक के पीछे खड़ी हुई नजर आती है। उसको देखते ही हम दोनों वहीं पर किसी पुतले की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर खड़े होकर उसकी तरफ देख लगते हैं, क्योंकि रात के उस घने अंधेरे में अचानक से ही जब हम लोग ट्रक के पीछे गए तो उस चीज को देखकर हमारा शरीर एक सेकंड में ही पूरा का पूरा सुन्न पड़ गया।
हम लोग उस जगह से भागकर आगे ट्रक के केबिन में आकर बैठना तो चाहते थे, लेकिन चाहने के बावजूद भी हमारा शरीर कुछ भी हलचल नहीं करता है और हम दोनों वहीं पर किसी खंबे की तरह खड़े हो जाते हैं। अभी हम दोनों खड़े होकर उसकी तरफ देख ही रहे थे कि तभी अचानक से ही वह डरावनी औरत, जिसने कि पूरी तरीके से एक सफ़ेद कपड़ा पहन रखा था, वह फिर से किसी मकड़ी की तरह चलते हुए उस सड़क के एक तरफ जो पहाड़ी थी उस पर चढ़ने लगती है। जब वह किसी मकड़ी की तरह चलते हुए उस पहाड़ी की तरफ चढ़ने लगती है तो पहले मुझे लगा कि शायद यह यहाँ से जा रही है, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरीके से ट्रक के पीछे लटक कर ट्रक को रुकवाने के बावजूद ये हम लोगों को इस तरीके से सही सलामत छोड़कर यहाँ से क्यों जा रही हैं। लेकिन आगे जो कुछ भी होने वाला था उसके बारे में मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं था। उस पहाड़ी पर कुछ कदम चढ़ने के बाद वह अजीब तरीके से चिल्लाते हुए मेरे बगल में जो मेरा खलासी खड़ा हुआ था उसके ऊपर आकर कूदती हैं, और उसके ऊपर कूदते ही उसने मेरे खलासी के सिर को पकड़कर बहुत जोर से सड़क के ऊपर रगड़ा, और इतनी जोर से सड़क के ऊपर रगड़ने की वजह से उसका जो चेहरा था वह पूरी तरीके से काफ़ी तेज़ रगड़ने के छिल गया, और मेरा खलासी वहाँ पर काफ़ी तेज़ चिल्लाने लगा। उसको अचानक से इस तरीके से मेरे खलासी के ऊपर हमला करते हुए देखकर मैं वहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं वहाँ से भाग पाता उस डरावनी औरत ने मैंने अपने हाथ में जो लोहे की रोड ले रखी थी उसको उस डरावनी औरत ने मेरे हाथ से छीन लिया और जाकर मेरा जो खलासी था उसके गले में घुसा दिया। अचानक से खून की पिचकारी निकलने लगती है और पूरी सड़क पर उसका खून बहने लगता है। कुछ देर तक मेरा वह खलासी वहां पर अजीब तरीके से तड़पड़ा हुए शांत हो जाता है। मेरी आंखों के सामने इतने अचानक से हुआ था कि मैं बिल्कुल भोखरा गया था कि अब आगे मुझे क्या करना है। जब मेरा खलासी पूरी तरीके से शांत हो गया, यानी कि उसकी मौत हो गई, तो उसके बाद वह औरत जहां पर उसने उस खलासी के गले में वह रोड घुसाई थी और जिस जगह से उसकी गर्दन से खून निकल रहा था, अब वह उसको वहां से उठाकर अपने मुंह के ऊपर लगा लेती है, यानी कि वह उसकी गर्दन से निकल रहे खून को पीने लगती है। उसको इस तरीके से किसी इंसान का खून पीते देखकर मैं समझ गया था कि यह एक बहुत ही भयंकर और डरावनी चुड़ैल है, जो कि रात के वक्त हम लोगों को इस जगह पर अकेला देखकर हमारे ऊपर हावी हो गई है, और इसने मेरे खलासी को तो मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन अब मुझे किसी भी तरीके से अपनी जान बचानी थी। जब वह मेरे खलासी के गले से निकलते हुए उस खून को पी रही थी तो वह अजीब तरीके की आवाज निकाल रही थी और बार बार पलटकर मेरी तरफ देख रही थी, और जब वह मेरी तरफ पलटकर देख रही थी तो मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराती है। उस वक्त उसकी वह मुस्कुराहट मुझे इतनी ज्यादा डरावनी लग रही थी कि उस चीज को आज सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता हूँ। जब वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी तो उस वक्त उसके चेहरे पर मेरे खलासी का खून लगा हुआ था, यानी कि उसके होंठ उस वक्त मेरे खलासी के खून से पूरी तरीके से सने हुए थे। लेकिन अब उसको मेरे खलासी का खून पीता हुआ देखकर मैं किसी तरीके से अपने शरीर पर कंट्रोल करता हूँ और धीरे धीरे उसकी तरफ देखते देखते ही मैं अपने कदमों को पीछ की तरफ करने लगता हूँ। उस वक्त मेरी यह कोशिश थी कि मैं किसी तरीके से अपने ट्रक के केबिन में जाकर बैठ जाऊं और फिर से अपने ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करूं। क्या पता शायद मेरी किस्मत अच्छी हो तो ट्रक स्टार्ट हो जाए और मैं यहां से निकल जाऊं। लेकिन शायद मेरे पीछे की तरफ बढ़ते हुए कदमों की आहट उस डरावनी चुड़ैल को हो गई थी। इसी वजह से उसका खून पीते पीते ही अचानक से वह मेरी तरफ पलट कर देखती है, और उस वक्त उसके पास जो मेरी लोहे की रोड पड़ी हुई थी, जिससे कि उसने वह उस रोड को मेरी तरफ इतनी तेज फेंका कि वह रोड आकर सीधा मेरे एक जांघ पर लगती है। वह रोड मेरी आधी से ज्यादा जांघ में घुस जाती है। उस वक्त उस लोहे की रोड के मेरी जांघ में घुसते ही मेरी जांघ से खून निकलने लगता है और मुझे इतना भयंकर दर्द होता है कि उस दर्द को मैं सहन नहीं कर पाता हूँ और मैं वहां पर जोर जोर से चिल्लाने लगता हूँ। लेकिन शायद मेरे चिल्लाने का तो उस चुड़ैल के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। वह तो लगातार दूसरी तरफ मुंह करके मेरे खलासी की गर्दन से उसका खून पीती जा रही थी। उस वक्त मैं डर और दर्द के मारे पूरी तरीके से कांपने लगा था और मेरे अंदर अब खड़ा रहने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी। इसी वजह से मैं अपने घुटनों के बल पर वहीं सड़क पर गिर जाता हूँ। लेकिन मैं किसी तरीके से अपने शरीर में थोड़ी हिम्मत लाकर और अपने शरीर का पूरा जोर लगाकर अपनी जांघ में फंसी हुई उस लोहे की रोड को तो बाहर निकाल देता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने उस रोड को अपनी जांघ से बाहर निकाला तो उस रोड के साथ साथ मेरी जान का जो मांस था, उस मांस के चीथर भी बाहर आकर गिर पड़े थे, और उस वक्त मेरा वह पैर पूरी तरीके से सुन्न हो चुका था। दर्द के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि अब अगर मैं कुछ देर और यहाँ पर रुका तो मेरे खलासी का पूरा खून पीते ही
वह चुड़ैल अब मेरी तरफ ही आएगी। लेकिन तभी मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखने के बाद मुझे अपने आप को बचाने की एक उम्मीद नजर आती है। दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं कि उस वक्त हम लोग हिमाचल की एक ऐसी सुनसान जगह पर मौजूद थे जहां पर उस सड़क के एक तरफ तो ऊंची पहाड़ी थी और एक तरफ गहरी खाई थी, यानी कि वह सड़क उस पहाड़ी की तलहटी में बनी हुई थी। और जब उस जगह पर पड़े पड़े में दर्द के मारे करहा रहा था, तभी मुझे मेरी सड़क के बगल में वह जो खाई थी वह दिखाई देती है। जब मैं उस खाई को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मरना तो आज मुझे वैसे भी है। अगर मैं यहाँ पर इस सड़क पर पड़ा रहा तो मेरी मौत पक्की है, लेकिन अगर मैं किसी तरीके से इस खाई में कूद जाता हूँ तो शायद भगवान का साथ रहा तो मैं बच जाऊं, क्योंकि खाई में गिरने के बाद भी मुझे इस बात का यकीन था कि मेरी मौत ही होने वाली है। लेकिन खाई में गिरने के बाद 1% इस चीज के चांस थे कि मैं बच जाऊंगा। इसी वजह से जब वह चुड़ैल मेरे खलासी का वह खून पी रही थी तो मैं धीरे धीरे खिसक खिसक अचानक से खाई में नीचे की तरफ लुढ़क जाता हूँ। और जैसे ही मैं नीचे की तरफ लुढ़क हूँ तो मेरा सिर अचानक से नीचे गिरते वक्त किसी चीज से टकराता है और मैं उसी वक्त बेहोश हो जाता हूँ। लेकिन बेहोश होने से पहले मुझे इतना तो दिखाई दे गया था कि जैसे ही मैं उस खाई में नीचे की तरफ लड़का तो मेरे नीचे गिरते ही वह चुड़ैल अचानक से मेरे खलासी को छोड़कर भागते हुए मेरी तरफ आती है और नीचे झुककर उस खाई में देखती है और जोर से चिल्लाती है। शायद उस वक्त उसकी कोई बहुत ही जरूरी चीज उससे बिछड़ गई थी, यानी कि शायद वह मेरे शरीर का भी खून पीना चाहती थी, लेकिन अब मैं उसके हाथ से निकल गया था। इसी वजह से वह वहां से काफी तेज आवाज में चिल्लाई थी। लेकिन उसकी तेज आवाज के चिल्लाने के साथ ही मेरा सिर किसी बहुत ही भारी चीज से लगा, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया। लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ था, और जब मैं होश में आया तो मुझे पता चला कि आज मेरी 3 महीने बाद आंखें खुली हैं, यानी कि 3 महीने से मैं कोमा में था। लेकिन आंखें खुलने के साथ साथ ही मुझे वहां पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखने के बाद मैं काफी तेज तेज रोने लगता हूँ। दरअसल जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैं देखता हूँ कि मेरा एक पैर मेरी जांघ के पास से कटा हुआ है, यानी कि उस वक्त मेरा एक पैर नहीं था और मैं उसी पैर की बात कर रहा हूँ जिस पैर में उस चुड़ैल ने उस लोहे की रोड को मारा था। होश में आने के बाद मुझे पता चला कि मैं पिछले 3 महीने से इसी अस्पताल में कोमा में इस बेड पर पड़ा हुआ हूँ और मुझे कुछ लोगों के द्वारा उस खाई से उठाकर इस अस्पताल में लाया गया था। अस्पताल में लाने के बाद डॉक्टरों ने देखा कि मेरे पूरे पैर में एक इन्फेक्शन फैल गया है और उस इन्फेक्शन के चलते मेरी मौत भी हो सकती थी। इसी वजह से डॉक्टर ने मेरे पैर को ही काट दिया, लेकिन उस वक्त तक मेरी पहचान नहीं हो सकी थी। लेकिन उस वक्त जिस तरह का डरावना हादसा हम लोगों के साथ हुआ था, ऐसा लोगों ने अनुमान लगाया था। लेकिन जो ट्रक ड्राइवर था वह तो अस्पताल में 3 महीने से कोमा में पड़ा था। इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं थी, पर मेरे होश में आने के बाद ही हर चीज से पर्दा उठ पाया था। आज मेरा पैर कटने की वजह से ही मैं पिछले लगभग 10 साल से अपने घर पर बैठा हुआ हूँ, क्योंकि एक पैर से मैं ट्रक नहीं चला सकता। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।